नमस्कार साथियों, पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है रिसर्च। अब ये जो टॉपिक है आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट सेकंड पेपर एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ जो लोग पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से या किसी और सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च यानी अनुसंधान। ठीक, तो रिसर्च हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब है आपका अगेन एंड अगेन यानी पुनः, और सर्च का मतलब है खोज करना, खोज। ठीक, यानी कि पुनः खोज, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। रिसर्च शब्द का जो अर्थ है वो है पुनः, अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः खोज करना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके बारे में, कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रेडमैन एंड मोरी ने अपनी बुक द रोमांस ऑफ रिसर्च में ये बात कही है। क्या कहा इन्होंने? अनुसंधान जो है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है, एक व्यवस्थित प्रयास है, यानी कि अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है ना, एक क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिक प्रयास है। रेडमैन एंड मोरी लिखा होता है बहुत सारी बुक्स में, आपको इसको आप देखेंगे कि रेडमैन एंड अदर्स भी लिख देते हैं, तो इनकी बुक का नाम आपको ध्यान देना है, द रोमांस ऑफ रिसर्च। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा विशिष्ट प्रश्नों या विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। कहने का मतलब क्या है? रिसर्च के द्वारा हम क्या करते हैं? रिसर्च का मेन एम क्या है? हमारी साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हुए हमने क्या करना है, जो हमारी विशिष्ट, जो हमारी स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है? साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है। रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे, यानी कि क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान की खोज करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है, या अनुसंधान कहलाता है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं नवीन ज्ञान के लिए की गई खोज रिसर्च कहलाती है। अब हम बात करेंगे रिसर्च में कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है या इसका नेचर किस प्रकार से, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसमें इट हैज साइंटिफिक नेचर, यानी कि इसका कैसा नेचर होता है? साइंटिफिक, वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। कौन? रिसर्च का नेचर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड। जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, सिस्टमैटिक क्रमबद्धता होती है, साथ ही साथ नियंत्रित, कंट्रोल्ड होता है, यानी कि नियंत्रण होता है। यानी कि हम क्या कहने का मतलब क्या है कि साइंस जो हमारी रिसर्च है उसका क्या नेचर है? साइंटिफिक नेचर है। उसमें चीजों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम नियंत्रित अवस्थाओं में या नियंत्रित दशाओं में हम रिसर्च का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या करता है? आपको समाधान की ओर अग्रसर करता है। कौन? रिसर्च। रिसर्च की प्रकृति यानी रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, यानी कि आपको समाधान निकालने के प्रयत्न करते हैं हम रिसर्च के माध्यम से। नेक्स्ट है रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड एम्पिरिकल। कहने का मतलब क्या है? रिसर्च आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें? ऑब्जर्वेशन कर सकें, ऑब्जर्वेबल हो जो चीज है ना, और उसकी और एम्पिरिकल यानी कि अनुभवजन्य, अनुभवजन्य होनी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च का जो पर्पस है वो क्या है? जनरलाइजेशन, उसका जनरलाइजेशन, हम उसको जनरलाइज कर सकें, उसका हम जो भी फाइंडिंग उसको सामान्यकरण कर सकें, या हम कुछ नियम और सिद्धांतों को दे सकें, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज का निर्माण कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऐड न्यू नॉलेज, यानी कि ये क्या करती है? नवीन ज्ञान को ऐड करती है। कहने का मतलब क्या है? रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या है? नवीन ज्ञान के लिए की गई खोज है, यानी कि पुराने ज्ञान में हम नवीन ज्ञान को ऐड करते हैं। कहने का मतलब है करेक्शन करते हैं ना, इंप्रूवमेंट करते हैं चीजों में। इट ऐड न्यू नॉलेज, यानी कि हम नई नॉलेज को ऐड करते हैं किसी प्रीवियस नॉलेज के साथ।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड अनबायस्ड। तो आपका रिसर्च का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, लॉजिकल यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका अनबायस्ड, यानी कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट रिक्वायर एक्सपर्टीज एंड हार्ड वर्क। अब देखिए रिसर्च करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें आवश्यकता होती है बिल्कुल एक्सपर्टीज यानी कि विशेषज्ञों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, और हार्ड वर्क ऐसा होना चाहिए, आपको बिल्कुल हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं। हम सबसे पहले एक्सपर्टीज का मतलब कैसे आएगी, एक्सपर्टीज विशेषज्ञता का मतलब ये है ना, आप पीएचडी करने से पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देन आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क करते हैं, आप पूरा चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, डेजिटेशन करना सीखते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें करने के बाद आप में एक्सपर्टीज आती है, आपकी विशेषज्ञता आती है, और हार्डवर्क आपको इन सब चीज़ के लिए करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है रिसर्च करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों का होना भी बहुत आवश्यक है। आगे बात करते हैं टूल्स एंड रिजल्ट, वैलिड एंड वेरीफिएबल, यानी कि कहने का मतलब यह है जो आपका रिजल्ट है वो कैसे होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, वेरीफाई करने योग्य होने चाहिए। ऐसे ही आपकी टूल्स की बात है, टूल्स आपको जो टूल्स आपने बनाए हैं वो वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब जो जिस चीज के मापन के लिए उनको बनाया गया है, जिस चीज को मेजर करने के लिए, वो उसी का मापन करें। अभी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कंसेप्ट हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है टूल्स एंड रिजल्ट्स वैलिड एंड वेरीफिएबल। ऐसे टूल्स और रिजल्ट आने चाहिए आपके रिसर्च के माध्यम से, या रिसर्च में ऐसे टूल्स यूज होने चाहिए जो वैलिड हों और वेरीफिएबल हों, बार बार उनको हम वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट है आपका पेशेंस, करेज एंड ऑनेस्टी, यानी कि आपको रिसर्च करनी है तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको करेज दिखाना होगा, साहस होना चाहिए आपके अंदर, साथ ही साथ ऑनेस्टी बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है रिसर्च में, यानी कि आपको बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना होगा, तब जाके आप रिसर्च अपनी सक्सेसफुल। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च हमें, अच्छा स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च की हमें क्यों आवश्यकता है भाई, रिसर्च की हमें वाई, रिसर्च हमें क्यों आवश्यक है, रिसर्च की हमें आवश्यकता क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपने आगे डॉक्टर लगाना है आपको, है ना, आपने पीएचडी करनी है, डॉक्टर लगाना है अपने आगे, पीएचडी कह सकते हैं हम, है ना, पीएचडी करनी है, डॉक्टर लगाना है, इसलिए भी हमको जरूरत है इसकी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको कुछ करना है ना, आपको समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए, या कुछ नया काम करना है, कुछ न्यू वर्क करना है आपने, तब भी हमारी रिसर्च हमारे लिए आवश्यक हो जाती है, हमारे लिए रिसर्च का महत्व हो जाता है। यानी कि रिसर्च हम क्यों करते हैं, एक तो हम डॉक्टर लगाते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टर लगाने के लिए कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, या हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी वाली बात है, कुछ हम नया करने की हमारे अंदर है, तो हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे आपको जगह जगह आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे या यूट्यूब चैनल देखेंगे, सब जगह आपको पढ़ाने के तरीके के हिसाब से सब अलग अलग आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने आपके जो ये स्टेप्स आपके लिखे हैं, ये इस तरीके से लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पैटर्न में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर आपका रिव्यू एंड रिलेटेड लिटरेचर होता है, थर्ड आपका रिसर्च डिजाइन होता है, उसके बाद आपका फोर्थ इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो क्या है ना, वो आपका रिसर्च को मतलब एक थीसिस को लिखने का, राइटिंग थीसिस वाली बात है, वो थीसिस कैसे लिखते हैं उसका एक पैटर्न है ना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसको भी मैं कराऊंगा आपको कि किस तरीके से हम थीसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको बाद में बताऊंगा मैं आपको, या रिसर्च प्रपोजल कहें या सिनॉप्सिस कहें, उसके क्या स्टेप्स होते हैं वो अभी अलग चलता है, उसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसमें सबसे पहला, इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका ये है, PhD CAG, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इंग्लिश, ठीक है। P का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। प्रॉब्लम का सिलेक्शन कैसे होता है, ये हम जब आपको छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, तो वहां पर आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो समस्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी बोलते हैं कई जगह पे उसको,
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका हाइपोथेसिस। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे, इस स्टेप में सब कुछ आ गया आपका, चरों का परिभाषीकरण आ गया पहले स्टेप में आपका, और ये सब चीजें आ गई। उसके बाद क्या हो गया इसमें आपका हाइपोथेसिस हो गया। ये भी हम कंबाइंडली पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं अगर थीसिस की बात करें तो। हाइपोथेसिस वाले हम इसमें क्या कर रहे हैं स्टेप में, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अब परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना किसी समस्या के समाधान के लिए सुझाया गया एक उत्तर होता है आपके, है ना। एक आप पहले से ही कह देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, मतलब एक डायरेक्शन मिलता है आपकी स्टडी को इससे। तो आप जो समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब जो आप रिसर्च का टॉपिक है आपका, उसके लिए संभावित उत्तर आप बनाते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है आपका डिजाइन, यानी कि रिसर्च डिजाइन। जो रिसर्च का जो डिजाइन है वो क्या होगा, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रूपरेखा होती है कि आपको कैसे रिसर्च करनी है। रिसर्च में आप क्या क्या टूल एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे, आपका रिसर्च का एरिया क्या होगा, आपका सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, रिसर्च मेथड क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, इन सब चीजों की हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन में। यानी हम रिसर्च कैसे करेंगे उसका एक डिजाइन बना लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है आपका कलेक्शन डेटा, यानी कि सी फॉर कलेक्शन डेटा, यानी कि डेटा कलेक्शन हम कह रहे हैं। हमने याद करने के लिए हमने CAG लिया है तो हम उसको कलेक्शन पहले ले रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करते, कुछ हम सैम्पलिंग मेथड्स का यूज करते हैं। इन सब चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं। किसके बाद, जब हम डिजाइन बना लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं कि रिसर्च के लिए हम आंकड़े जुटाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है पूरा आपका डेटा कलेक्शन वाले स्टेप में आता है। उसके लिए हम किन चीजों की यूज करते हैं, उसके लिए वो आपको पता है। अभी धीरे धीरे हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप आपका आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक, इसमें क्या होता है, आप जो आपने समंक जो लिए हैं, जो आंकड़े आपने कलेक्ट किए हैं, अब क्या करते हैं उनका यहाँ पर उस डेटा का हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, हम कई क्वालिटेटिव रिसर्च में अलग तरीके से करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में अलग तरीके से करते हैं, है ना। इसमें हम सांख्यिकी प्रविधियों का यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं, आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता है जी फॉर जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब क्या करते हैं हम, जब हमारा डेटा एनालिसिस हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाती है। इसमें हमारी हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाली बात आ जाती है। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है आपका, बाद के स्टेप आपको थीसिस जब आप लिखते हैं उसमें आपको पता है क्या क्या होता है, कंक्लूजन होता है, शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है आपका। देन आप रेफरेंसेस लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। अब रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इसकी एक अलग से क्लास लेंगे आपकी, है ना। और क्या होता है, लास्ट में आपकी अपेंडिक्स करके आती है, उसमें आपका क्या जो बची हुई, जैसे आपका जो भी रिसर्च में आपने कोई परमिशन ली कहीं डाटा कलेक्शन की, उसको आप लगा देते हैं, या आपने कौन सा टूल यूज किया डाटा एनालिसिस के लिए आप उसको लगा देते हैं। बहुत सारी चीजें आप लास्ट में उसको रखते हैं, उसको हम अपेंडिक्स में रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में आपके एग्जाम में जो भी आते हैं इनमें से ही आपको सही क्रम में लगाने को आते हैं। आपको इस तरीके से इसको एक बार देख लेना है। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। स्पेशली मैं उनको बताना चाहता हूँ जो रिसर्च बैकग्राउंड के नहीं हैं बच्चे। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास UGC नेट फर्स्ट पेपर के बच्चे हैं, उनको क्या है कि उनको जैसे एजुकेशन वाले जो हैं, एजुकेशन सेकंड पेपर वाले तो समझते हैं इस चीज को, उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर UGC नेट फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी चीजें हम धीरे धीरे, आप हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे आपको पूरा रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप आज की क्लास में आपको रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों जरूरी है, रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है आपके UGC नेट फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर, कहीं भी आया हुआ हो सकता है, ये पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। ये है अरेंज द स्टेप्स इन अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में आपको क्या करना है,
आपको करेक्ट सीक्वेंस लगानी है इनकी। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बताए हैं उसको आप सीक्वेंस में लगाइए कह रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग अ सबसेट देयर फ्रॉम, पॉपुलेशन को डिफाइन करना, परिभाषित करना और उसमें से सबसेट निकालना। डेटा कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन है, डेटा कलेक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टास्क फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन करना है उसके बाद आपने डेटा का एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस का हमने क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना है और एक रिसर्च का डिजाइन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं H0 को नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना बोलते हैं हम इसको। तो मतलब शून्य परिकल्पना की, नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करके मुख्य परिकल्पना पे हमने कोई डिसीजन निकालना है। तो इन ऑप्शंस में हमने क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, PhD बताया था ना आपको, इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका PhD के हिसाब से सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम में आपका सबसे पहला ये आ जाएगा, फिर पहला A, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग है रिसर्च प्रॉब्लम, ये स्टेप आपका सबसे पहला आपका रिसर्च का स्टेप हो गया। अब सेकंड क्या है आपका, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा क्या बताया था हमने, PhD हाइपोथेसिस की बात की थी हमने। हाइपोथेसिस कहां पर आ रहा है, हाइपोथेसिस यहां आ रहा है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, तो ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा सीधे सीधे। स्टेप 2 हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस, ठीक है ना, स्टेप ये जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन वाला आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आगे देखते हैं, तीसरा क्या बताया था हमने, PhD यानी कि डिजाइन की बात की थी हमने, है ना, डिजाइन की बात की थी, और क्या बात की थी हमने, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्राइंग। अब हमने रिसर्च डिजाइन में क्या बात की थी आपसे, हमने बोला था कि रिसर्च डिजाइन में आपका पॉपुलेशन को हम बात करते हैं, पूरा बनाते हैं ना हम, पॉपुलेशन हमारी क्या रहेगी और हमारी डेटा कलेक्शन में एरिया क्या रहेगी हमारी, है ना, रिसर्च की, और हमारा जो पॉपुलेशन से हम जो सैंपल रहेंगे हो गया, तो वो क्या रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग अ सबसेट फ्रॉम देयर, ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तो ये फिट बैठ रहा है मेरे हिसाब से, ए ऑप्शन बैठ रहा है। आगे देखते हैं, अभी तक हमारा ADB इसी में बैठ रहा है सही, तो ये 3 ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, या कहीं पर अगर 2 से ही बन जाता है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीजें हमने देख ली। अगला है हमारे पास ऑप्शन, क्या है हमारे पास, हमें पता है आंसर में C लगा है, तो C देख लो सीधे, डेटा कलेक्शन। अब PhD की हमने बात कर दी, डिजाइन में हमारा पॉपुलेशन आ गया, उसके बाद क्या था हमारा CAG था, C में क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा था, सीधे सीधे अगला स्टेप आपका हो गया। चौथे नंबर में आपका ये आ गया भैया, क्या आ गया, चौथे नंबर में आपका C आ गया, 1 2 3 4, C यानी कि डेटा कलेक्शन, बाकी पढ़ना ही नहीं है आपने कुछ, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, E बचा। E का मतलब क्या है, टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंशियल रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग। अब लास्ट में क्या करते हैं, कहा था मैंने आपसे, लास्ट CAG डेटा का एनालिसिस करते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, एनालिसिस के में क्या करते हैं, हमने क्या बोला था, उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के बाद कंक्लूजन निकलता है। तो हमारा लास्ट स्टेप में ये आ जाएगा, टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंशियल रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहाँ बताया था मैंने आपको, डेटा एनालिसिस के बाद बताया था, CAG में, डेटा एनालिसिस में बताया था। तो अंतिम स्टेप आपका ये हो जाएगा, आपका 5वां स्टेप। तो आपका आंसर हो गया A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया आपका रिसर्च स्टेप में। दूसरा क्या हो गया आपका, D ऑप्शन क्या है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे, PH हो गया आपका, ठीक है। तीसरा आपका डिजाइन बताया था, डिजाइन में आपका पॉपुलेशन आता है, डिजाइन में आपका पॉपुलेशन आता है, सैंपल आता है, एरिया ऑफ स्टडी आता है ना, ये सब चीजें आपकी डिजाइन का पार्ट है। और उसके बाद क्या बताया था हमने आपको, CAG बोला था। नेक्स्ट स्टेप में C आ गया, C मतलब डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन आपका आ गया। तीसरे में इसके नेक्स्ट वाले में है ना, उसके बाद क्या बताते हैं, डेटा एनालिसिस बताया था हमने। डेटा एनालिसिस में क्या आ जाएगा आपका,
डेटा एनालिसिस में आपका ई ऑप्शन, यानी कि डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करते हैं और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। जो हमने परिशून्य परिकल्पनाएं बनाई होती हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। वो या तो सत्य होती हैं या असत्य होती हैं, या स्वीकार होती हैं, उनको स्वीकृत होती हैं या अस्वीकृत हो जाती है ना, सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं उनको। तो ये आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके हमारे जो वीडियो हैं आपको पता चल जाए कि कब जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। थैंक यू।